ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है स्टील उद्योग तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में स्वीकृत उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पर केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवंत घरेलू स्टील उद्योग का होना अति आवश्यक है। यह निर्माण, बुनियादी ढांचे, मोटर वाहन, पूंजीगत वस्तुओं, रक्षा और रेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट होता है। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी स्टील उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आकाशवाणी समाचार पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवनियुक्त केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं स्टील सेक्टर और हाल ही में घोषित की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में नया कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई देना चाहूंगा। भारत विश्व में कच्चे स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन स्पेशलिटी स्टील के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। स्पेशलिटी स्टील क्या है और स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस नई स्कीम की आवश्यकता क्यों है? आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि स्टील का और इस्पात का हमारे उद्योग में, हमारे विकास में, रोजगार में क्या इनका स्थान है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही एक साहसिक मंत्रिमंडल का निर्णय लिया, जिसमें जो उत्पादन संबद्ध जो प्रोत्साहन योजना है, जिसको हम लोग PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं, उसको उन्होंने स्वीकृति दी है। ये योजना 5 वर्षों की है और इसमें जो पूरा का पूरा जो परिव्यय है वो 6,322 करोड़ का है और इसमें आशा ही किया जाता है कि करीब 40,000 करोड़ का निवेश होगा और इससे जो हमारा जो स्वदेशी जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ावा मिलेगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस्पात क्षेत्र में दुनिया में हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन जहां तक विशेष उत्पाद जिसको स्पेशलिटी स्टील कहते हैं, क्वालिटी स्टील कहते हैं, उस पर अभी भी हम आयात हम करते हैं उनका। और हमारा आज की तारीख में समझिए करीब 30,000 करोड़ रुपया आयात पर चला जाता है। तो ये जो हमारा स्पेशलिटी स्टील एक तरह से ट्रीटेड स्टील है, इसमें जो है वैल्यू एडिशन हुआ है, इसको और मजबूत किया जाता है, इसमें इसको गर्म किया जाता है, इसको कोटिंग किया जाता है, प्लेटिंग किया जाता है। इसमें जो आवश्यकताएं हैं जिन विशेष क्षेत्रों को, जैसे आप बता रहे थे कि पूरा का पूरा हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रेलवे है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा डिफेंस का है, हमारा स्पेस का है, सब में इस तरह की स्टील की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोग अभी तक ज्यादातर हम लोग जो है इस चीज को विदेश से आयात कर रहे थे, लेकिन इस स्कीम के पास हो जाने के बाद हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा, विशेष जो हमारा इस्पात है उसके उत्पादन में। और 2027 तक जो हमारा 5 वर्षों का ये स्कीम है, हमारा 42 लाख टन, अभी तो सिर्फ 18 लाख टन हम लोग इसका उत्पादन करते हैं, 42 लाख टन का उत्पादन हो जाएगा और इसका मूल्य 2.5 लाख करोड़ होगा। और इससे समझिए 5.25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसमें 68,000 युवाओं को बिल्कुल सीधा रोजगार का अवसर प्राप्त। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एकदम गेम चेंजर जो है हमारे जो पूरा का पूरा जो इस्पात उद्योग में इस स्कीम के आने से होगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इसलिए मैं प्रधानमंत्री के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से इस योजना की स्वीकृति दी है। सर, वर्तमान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर दिया है। यदि भारत, जैसा आपने बोला, स्पेशलिटी स्टील में आत्मनिर्भर हो जाता है तो इससे किन क्षेत्रों को लाभ होगा? देखिए, मैंने जैसा बताया कि इस स्कीम से हम लोग इस्पात के क्षेत्र में और खास करके विशेष इस्पात के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। और इसका फायदा क्या होगा कि 30,000 करोड़ रुपया जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो जाता है वो बच जाएगा। हमारे जो जितना यहाँ पर उद्योग है जिनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी हम सारी की सारी यहाँ पूर्ति हो जाएगी। और इतना ही नहीं, हम लोग करीब 5.5 लाख मिलियन टन जो है विशेष जो इस्पात है उसका हम लोग निर्यात भी करेंगे और 33,000 करोड़ रुपया हम लोग जो है फॉरेन एक्सचेंज में समझिए कि हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ हमारी जितनी भी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, हमारे देश की अपनी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करेंगे, बल्कि हम विदेशों को में भी इसका निर्माण कर पाएंगे। आज आप देखते हैं जापान है, कोरिया है, उसका स्टील उसका बहुत मांग होती है, तो हमारे देश की भी स्टील की मांग बहुत होगी बाहर के देश में। PLI स्कीम के तहत क्या इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे और इस योजना से कितना निवेश आकर्षित होने की संभावना है? देखिए, मैंने बताया इंसेंटिव इसमें यही है कि जितने भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड अपनी जो कंपनीज हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनी भी हैं,
जो हमारे इंटीग्रेटेड स्टील मिल्स हैं, साथ ही साथ जो हमारा जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टील के लोग हैं, हमारे जो एमएसएमई के लोग हैं, अगर आप कहिएगा जिसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम जहां से रिसोर्स का होता है और डाउन स्ट्रीम जहां वैल्यू एडिशन और होता है, इस सब में जितने लोग हमारे लगे हुए हैं सबको इसमें काम मिलेगा और इसमें से निवेश जो है वो करीब करीब 40,000 करोड़ का आएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ऐतिहासिक रूप से स्टील उद्योग विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाला रहा है। क्या यह नई योजना भी देश के पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करेगी? देखिए, ये पूरा का पूरा जो विनिर्माण होता है, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें तो होता ही है ना, ये रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, खास करके जो हमारा आयरन और सब पिछड़े इलाके में। आपने देखा कि हमारा चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलाका हो, चाहे हमारा उड़ीसा का इलाका हो, हमारा झारखंड का इलाका हो, हमारा मध्य प्रदेश का इलाका हो, बंगाल हमारा हो, हमारा आंध्र प्रदेश का हो, हमारा कर्नाटका का हो, जो पिछड़े इलाके हैं, आप जानते हैं कि उन्हीं इलाकों में ये सारे पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब इसमें निवेश बढ़ेगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। एमएसएमई क्षेत्र हमारे देश में रोजगार का एक महत्वपूर्ण चालक है। क्या पीएलआई योजना से एमएसएमई क्षेत्र को भी कोई फायदा होगा? कि एमएसएमई क्षेत्र जो है हमारा, जिसको हम लोग पूरा कहते हैं वैल्यू एडिशन, वो पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन में जो हमारा उनका बहुत योगदान रहेगा और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही साथ उनका जो तकनीकी जो है ना उसमें भी अपग्रेडेशन आएगा। क्योंकि हम लोग जो इंसेंटिव दे रहे हैं तो सरकार की तरफ से इंसेंटिव दे रहा है तो उनका उपयोग करेंगे वो, कि कैसे हम लोग जो है जो माल का उत्पादन करें वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो कॉम्पिटिटिव हो और क्वालिटी। आज देखिए क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी है कि आज जो इस क्षेत्र में एकदम बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो जरूर रहना चाहिए। और निश्चित रूप से हम लोग ये आशा करते हैं कि इससे जो है हमारे टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन होगा इस क्षेत्र में और जितने हमारे जो एमएसएमई के सेक्टर हैं उनको भी फायदा होगा। उद्योग पर कोविड महामारी का प्रभाव कैसे पड़ा है? हमने स्टील उद्योग में पिछले वर्ष की तुलना में 10.6% की गिरावट देखी। उत्पादन बढ़ाने और इसे महामारी पूर्व स्तरों से आगे ले जाने के लिए मंत्रालय की क्या योजना है? ये जो कोरोना महामारी है ये तो आप जानते हैं कि इसने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और खास करके हमारे इस्पात क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया। जहां हमारे जो है पूरा का पूरा जो रिसोर्सेज जहां से हम लोग निकालते थे मिनरल ओर्स, वहां काम ठप रहा, उद्योग सब बंद रहे और इसी कारण आप देखते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव सब जगह पड़ा। लेकिन धीरे धीरे देखिए, मैं तो अपने जितने भी उद्योग में लोग लगे हुए हैं, जितने हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके बावजूद इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और आज फिर से देखिए स्टील सेक्टर में ये सही बात है, कोरोना काल में चाहे देश में या विदेश में सब जगह उत्पादन कमा है, लेकिन धीरे धीरे अब ये ट्रैक पर आ रहा है। निजी कंपनियां स्टील के उत्पादन में सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में अधिक योगदान दे रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी कंपनियों से कैसे प्रतिस्पर्धा करें और उनके समान प्रदर्शन कैसे करें? अगर आप लेटेस्ट देखिएगा जो आंकड़े हैं तो हमारे देश में जो स्टील का उत्पादन है उसमें जो निजी कंपनियां हैं उनका योगदान 86% है और जो सरकारी क्षेत्र है उनका 14% है। तो देखिए इस देश में यही तो इस देश की खासियत है कि इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों काम कर रहे हैं और दोनों के रहने से प्रतिस्पर्धा होती है। और जब जहां कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं होती है ना तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एकदम एकाधिकार हो जाता है, मोनोपोली हो जाती है। जब मोनोपोली हो जाती है तो वहां पर विकास की संभावनाएं कम रहती है, उसकी इफिशियंसी कम जाती है, मॉडर्नाइजेशन पर लोग ध्यान देते हैं, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। लेकिन अपने देश के लिए अच्छी बात है कि हमारा निजी क्षेत्र भी इसमें काफी सक्रिय है और सरकारी क्षेत्र में भी हमारे जो लोग हैं इसमें काफी सक्रिय हैं। हमारा लक्ष्य है कि भाई हम 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील बनाएं, तो ये तभी संभव है जब सबका सहयोग होगा। सेल, RINL और NMDC जैसे सार्वजनिक उपक्रमों ने पिछले कुछ समय में उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। उनके उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इन विशाल उपक्रमों के विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्गठन की कोई योजना है? ये तीनों आपने नाम लिए हैं, ये तीनों बहुत ही हमारे देश में जो इस्पात के समझिए कि उद्योग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब से शुरू हुआ इनका जो पूरा का पूरा जो क्षमता है उसमें वृद्धि की गई, उसमें भी उनका जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया और धीरे धीरे जहां भी आप देखिएगा तो सब जगह इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना मनोयोग से काम किया है। और अगर पिछले 3 सालों में देखिएगा तो इन लोगों ने काफी अपने इनका उत्पादन बढ़ा है, इनकी इफिशियंसी बढ़ी है। तो निश्चित रूप से सरकार तो चाहेगी कि सरकारी क्षेत्र भी हमारे कॉम्पिटिटिव हों,
ये भी मॉडर्नाइज्ड हों, ये भी इफिशिएंट हों और ये भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हों। आपने अभी बताया कि 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील बनाने का हमारा लक्ष्य है, जो कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में दिया गया था। तो राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 भारत में इस्पात क्षेत्र को कैसे बदल रही है? कि 2030 तक हमको 300 मिलियन टन बनाना है, तो उसके लिए हमको 6 से 7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो हम लोगों ने जो विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए भी जो आपने PLI लाया है, देखिए ये कितना बड़ा ट्रिगर है। ये हम 6,322 करोड़ दे रहे हैं मदद और उम्मीद कर रहे हैं कि 40,000 करोड़ का इससे इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप समझ लीजिए कि जो ये होगा इसमें कितना बड़ा क्वालिटी चेंज आने जा रहा है। पूरा का पूरा जो आज हमारा जो स्टील का सेक्टर है, आज समझिए हम लोग जहां बताया मैंने कि 18 मिलियन टन हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग 42 मिलियन टन करने वाले हैं। तो ये साधारण नहीं है, बहुत बड़ा समझिए कि चेंज लाएगा और निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारा स्टील का जो है ना प्रभाव सभी क्षेत्र पर पड़ता है। विनिर्माण का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, आप देखिए हाउसिंग का हो, सब जगह जब तक इस्पात का उत्पादन नहीं होगा तब तक हम जो चाहेंगे विकास करना उसमें हम लोग पीछे रह जाएंगे। अभी हमारा देश दुनिया के कच्चे इस्पात में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या इसे नंबर 1 बनाने की भी कोई योजना है? नंबर 2 पर हम तो हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप देखिएगा तो प्रति व्यक्ति जो खपत है ना वो हमारा बहुत कम है, मात्र 70 किलो है एवरेज। और अगर आप ग्रामीण इलाकों को भी सम्मिलित कर लीजिएगा तो मुश्किल से 10-15 किलो आएगा, जबकि अब देखिए कोरिया वगैरह को 1000 किलो का होता है उनका खपत। तो यहाँ पर देखिए एक सोच भी हम लोगों को धीरे धीरे बदलनी होगी और इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए इसका स्कोप कितना है। आप ग्रामीण इलाके में देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, आज आप देखते हैं बनने में काफी समय लगता है, पैसा लगता है, बहुत तरह की शिकायतें भी आती हैं। और आज आप देखिए कि इस स्टील का जो आप इस्पात का बहुत अच्छा घर उतने ही मूल्य में बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि बहुत कम समय लगेगा, लेकिन खपत कितनी बढ़ जाएगी। आज आप देखिए हर एक घर में नल का जल दिया जा रहा है, उसमें भी आपको स्टील की जरूरत पड़ेगी। हर एक घर को आप गैस पाइप हमारे प्रधानमंत्री की योजना दी जा रही है, कितना इसका डिमांड बढ़ेगा। ये सारी चीजों को हम लोगों को कैसे हम लोग लोहा का उपयोग बढ़ाएं, एक बात और ध्यान में रखिए, लोहा जो है ना अगर आप देखिएगा इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से तो ग्रीन प्रोडक्ट है। क्योंकि आपने लोहा का निर्माण किया, आपने घर बनाया, आपका घर खराब भी हो जाएगा तो आप फिर लोहा जो आपको स्क्रैप में बिक जाएगा तो मिलेगा आपको, रिसाइकिल इसको कर सकते हैं। तो लोहा बहुत एक ग्रीन प्रोडक्ट है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हम लोग इस क्षेत्र में काम भी करेंगे। विश्व में और विशेष रूप से भारत में स्टील उद्योग के भविष्य के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है और आने वाले वर्षों में स्टील क्षेत्र में क्या संभावना है? जिस तरह से मैंने विभाग को देखा है, इधर 15 दिनों में मैंने जो भी अध्ययन किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही ऐतिहासिक हमारे भी कैबिनेट निर्णय हुए। एक हमने रूस के साथ कोकिंग कोल का जो है MOU साइन किया। आज आप देख लीजिए हमारे देश में समस्या क्या है, 72,000 करोड़ रुपए का हम लोग कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं, 72,000। क्योंकि कोकिंग कोल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी है कि हम रसा से भी करें। अभी आज हम लोग क्या है 75% इंपोर्ट करते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से। इस चक्कर में क्या होता है कि बिल्कुल उनका जो है वो एक मोनोपोली बनी रहती है, हमको ज्यादा रेट पर मिलता है। तो ये देखिए उससे भी हमको कंपटीशन आएगा तो हमको रेट कमेगा। साथ ही साथ इसका मॉडर्नाइजेशन है, जो हमारा जितना भी ब्लास्ट फर्नेस है, आप देखते हैं ग्रीन हाउस का जो पूरा का पूरा इमिशन है, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई इसका भी जो स्टैंडर्ड हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका मानक है उसी के अनुरूप हमारे यहाँ भी न। ये पता चला कि आगे चल रहे हैं फ्यूचर में आप जानते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपका कार्बन फुटप्रिंट भी इसमें रहे। तो हमारे देश में जिस प्रकार से काम हो रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। इसलिए इस सेक्टर का भविष्य उज्जवल है और हमारा देश आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया में श्रेष्ठ श्रेणी का इस्पात का उत्पादन करेगा और भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद सर, आकाशवाणी समाचार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्टील उद्योग तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में स्वीकृत उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पर केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।